कुछ ऐसे लोगों को जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे उनको भेजा गया। गौहर साहब का नाम लिस्ट में नहीं था, लेकिन ये अपना इस्तेहकाक समझते हैं बतौर चेयरमैन, बतौर कोऑर्डिनेटर। लेकिन इसके अलावा जो 4 नाम दिए गए उनका कोई ताल्लुक आज की मीटिंग से नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश है, मंसूबे के तहत किया जा रहा है और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस बात। स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ कि 25 तारीख जब तीनों बहनों को गेट पे रखा, वकला आगे क्यों गए, मुलाकात क्यों की, उसमें सलमान शामिल था। आप एक क्लिप के पीछे वो जवाब ना दे, कुछ ही पॉपुलरिटी ना करे। मैं अगर आज चेयरमैनशिप छोड़ दूं मेरे ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है आखिर में अफसोस। मुझे उनकी ट्वीट पे अफसोस हुआ। मुलाकातें करना इमरान खान साहब के साथ हर एक का हक है। इमरान खान साहब ने ही बुलाया था मुझे, तो किसी को रंजिश नहीं होनी चाहिए अगर कोई जाके इमरान खान साहब से मिले। अटर कंफ्यूजन है। मुलाकात फैमिली की भी हुई, चेयरमैन पीटीआई की भी हुई, सीएम केपीके की भी हुई, उससे पहले बैरिस्टर सैफ हैं उनकी भी मुलाकात हुई। मुलाकातें तो हो रही हैं। अब इशू ये है कि उसने मुलाकात की, इसने नहीं की, हमारी लिस्ट मानी गई या फलानी नहीं मानी गई, तो ये आपस में इनके इख्तलाफात हैं। हमने एक अपनी पॉलिसी बनाई है कि हाई कोर्ट का फैसले के मुताबिक जो लोगों की हम लिस्ट देंगे, अगर उनकी मुलाकात नहीं कराते तो बाकी लोगों को हम नहीं जाने देंगे। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। वैसे तो ये कोई ख़बर मेरे ख्याल में बनती नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जब हुकूमत में भी थी तब भी इसके इख्तलाफात पर बात होती रहती थी। जमात ही कुछ ऐसी है, जमात का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि इसमें शोर शराबा हर वक्त ही नज़र आता रहता है या सुनाई देता रहता है। पिछले दिनों में भी हम कह सकते हैं कि जब मार्च हुआ था नवंबर के अंदर इस्लामाबाद की तरफ, तब भी इख्तलाफात का जिक्र होता था कि जो इमरान खान साहब की बेगम साहिबा हैं बुशरा बीबी, वो कुछ और चाह रही हैं। जो चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो कुछ और उनका प्लान है लॉन्ग मार्च को लेके। तो उसके बाद कुछ मीटिंग्स भी हुई, उन मीटिंग से कुछ ख़बरें भी इस तरह की लीक हुई जिससे लगा कि बहुत लोग आपस में नाराज़ भी रहे और टेंशन भी रही। आजकल भी कुछ ऐसा ही एक मौका है जमात के लिए, और इस दफ़े इख्तलाफ जो है या जो मसला पड़ा हुआ है वो है इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से। पिछले दिनों में भी, बल्कि हम कह सकते हैं नवंबर से ही ये एक इशू चला आ रहा है कि जितना एक्सेस पार्टी को, फैमिली को चाहिए इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, वो मिलता नहीं है उनको। अब एक से ज़्यादा मरतबा पीटीआई जो है वो कोर्ट भी जा चुकी है। पिछली दफ़े उन्होंने कोर्ट में कमिटमेंट्स भी दी। सलमान अकरम राजा साहब को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो लिस्ट तैयार करेंगे, मगर इसके बावजूद मंगल के दिन अब मुलाकात नहीं हो पाई। जहां फैमिली मौजूद थी तो वहां भी इजाज़त जो जेल हुकाम हैं उन्होंने 2 बहनों को दी, एक को नहीं दी, तीनों नहीं गई। पुलिस के साथ भी वहां इशू रहा। और दूसरी तरफ जो वकला या पार्टी लीडर्स की लिस्ट थी उसको भी उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, बल्कि और लोगों को मिली। जो लोग गए अंदर उसमें बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र और लोग शामिल थे। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने बहुत तनकीद की, मगर उनकी तनकीद जो थी वो सिर्फ हुकूमत को लेके या जेल को लेके नहीं थी। उन्होंने तनकीद नाम दिए बगैर उन वकला पर या उन लीडर्स पर भी गई जिनका नाम लिस्ट पर नहीं था, जिनको जेल हुक्काम ने अंदर आने की इजाज़त दी और वो चले गए। इस पर आहिस्ता आहिस्ता जब बात बहुत बढ़ी तो फिर जो बैरिस्टर गौहर है उनकी तरफ से भी इस पे रिस्पॉन्स आया। अली ज़फ़र साहब, क्योंकि ये दोनों उस दिन गए थे मिलने इमरान खान साहब को, उन्होंने भी इसका जवाब दिया। आज भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया कि जो अडियाला जेल गए पार्टी लीडर्स मिलने, उनको भी इजाज़त नहीं मिली। तो ये काफ़ी जो इख्तलाफात हैं वो लग रहा है कि बढ़ते चले जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जब इमरान खान साहब से एक्सेस नहीं है, उनकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो वापस नहीं पहुंच रही। अली अमीन गंडापुर साहब पर भी तनकीद होती रहती है, बल्कि जो मिनरल्स एक्ट है जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है उस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। अलीमा खान साहिबा ने भी उस एक्ट के हवाले से बात की और प्रेशर महसूस किया चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की है उस पर। सो ये सब इश्यूज़ हैं। शेख वकास अकरम साहब सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इन पे बात करेंगे। वेलकम टू द शो शेख साहब। शेख साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सर ये जो सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब
के दरमियान हम कह सकते हैं और अली जफर साहब को लेके इशू खड़ा हुआ है। हाउ सीरियस इज इट? बाहर से तो बहुत सीरियस लग रहा है सर। यहाँ तक इतलात आई हैं कि किसी मीटिंग में तो हाथापाई तक बात पहुंच गई। नहीं, बिल्कुल ये आपके पास कोई गलत इतला है और आई एम श्योर ये जराए से होगी, क्योंकि आजकल इस मुल्क में जराए से खबरें जो है वो इसी किस्म की चल रही है। कोई हाथापाई तक बात नहीं पहुंची है। हाँ, उस पर देखें मौसम भी ऐसा है और आगे से फिर रेजिस्टेंस और फिर उस पर किस तरीके से चीज़ें रोकी जाती हैं, तो कई दफ़ा फिर टेम्परेचर अप एंड डाउन हो जाते हैं और उसमें क्वाइट नेचुरल फिर सारे वकील भी हैं। आप ये देखें ना, अली जफर हो या हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब हो या हमारे सेक्रेटरी जनरल राजा साहब हो, देर ऑल जो है वो वकला हैं। और फिर जो है कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, बट नथिंग सीरियस। सिर्फ ये इशू सर आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि वो वकला हैं सारे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। वैसे वकील तो हक का भी केस हुए तो लड़ते ही होते ना, कहते हैं ना वकील ने केस लड़ा। तो मेरी बात समझ रही ना? बात ये है कि लास्ट टाइम थोड़ा सा ये इशू खड़ा हुआ था जब सबाती साहब वाला आपको याद है और राजा साहब का वो नहीं हो सका, तो उस पर बाबर अवान साहब वाला भी जब गए थे, तो फिर एक पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कशन हुई थी कि देखें खान साहब एक खास सेट ऑफ पीपल को मिलना चाहते हैं जिनके साथ केसेस डिस्कस करना चाहते हैं या पॉलिटिकल मैटर्स डिस्कस करना चाहते हैं। तो फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि वो वही लोग उनसे मिले जिनसे वो मिलना चाहते हैं, और अगर किसी का कोई इंपॉर्टेंट एजेंडा है तो वो बता देता है, खान एग्री करता है तो फिर वो भी उनको मिल लेता है। तो वो जो लिस्ट बनाई जाती है वो बड़े तरीके से बनाई जाती है, बड़ी कंसिडरेशंस के बाद बनाई जाती है। खान साहब खुद इस बात पे एतराज़ करते रहते हैं कि लोग अदालतों के अहकामात लेके वो लोग मुझे मिलने आ जाते हैं जिनका मुझे पता भी नहीं होता और मुझे उनसे कोई काम भी नहीं होता। तो एट द एंड ऑफ द डे वो जो अदालत ने 6 बंदों का हुक्म दिया है, वो लोग खुद ब खुद से आके तो उस 6 की गिनती में पूरे हो जाते हैं। उससे फिर नुकसान होता है। हफ्ते बाद एक मुलाकात अलाउ होती है 6 लोगों की, और उसमें नहीं शेख साहब माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बट यही तो अब सलमान अकरम राजा साहब गुस्से हुए तो जो लिस्ट उनके पास थी और जो जेल हुकाम ने जिन लोगों को अंदर जाने दिया वो मुख्तलिफ थे। तो अब या सलमान साहब की लिस्ट खराब गलत थी, यानी कि इमरान खान साहब उस लिस्ट पे जो नाम थे उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे, या जो 6 लोग अंदर गए वो जबरदस्ती उनमें से कुछ अंदर चले गए। आई मीन व्हाट इज द यू नो अब लिस्ट कौन सी सही है? अगर मुझे याद है लिस्ट सलमान अकरम राजा साहब की बिल्कुल ठीक थी। जो लोग चले गए ऑब्वियसली वो इसलिए गए कि जेल हुकाम और ये हुकूमत ये प्ले करती है, ये खेल खेल रही है और ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर फ्रिक्शन पैदा करना चाहती है। लिस्ट चली गई, उनको पिछले 2 हफ्तों के एपिसोड्स गवर्नमेंट को पता थे, उसमें जेल हुकाम बाकायदा तौर पे पार्टी बन गए। उन्होंने लिस्ट के मुताबिक लोगों को जाने की बजाय अपनी मर्जी से, कोई दूसरी लिस्ट नहीं थी। देखें हमारे जो चेयरमैन है गौहर, वो तो उसका नहीं, उनका तो इस्तेहकाक है अदालत की तरफ से, वो कोऑर्डिनेटर भी है, देन ही इज चेयरमैन ऑफ द पार्टी इमरान खान साहब की तरफ से। वो तो लिस्ट और नो लिस्ट उनके ऊपर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना, उनके ऊपर तो सवाल नहीं किया जा सकता एज अ चेयरमैन भी। तो सर वो क्यों उस वक्त से सफाइयां दे रहे हैं? वो तो उस दिन से सफाइयां दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं मैं चेयरमैन हूँ, कभी वो कहते हैं कि यू नो उनकी तो मतलब कि वो सफाइयां फिर क्यों दे रहे हैं? व्हाई इज ही ऑन द डिफेंसिव? ਉਹ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, then sometimes people come up with the answers like this, तो उसमें सफाइयों वाली कोई बात नहीं। नंबर 1, अच्छा उसमें बैरिस्टर गौहर साहब के अलावा अगर आप देख लें तो खान साहब ने किसी को, जो बाकी लोग हैं उनमें से किसी को बुलाने की कोई डिमांड नहीं की थी, इसलिए कि हमारा तो राब्ता ही खत्म है अंदर से, मैसेजेस कौन से बाहर आ रहे थे। तो वो सर फिर अली जफर साहब को क्यों अंदर, अली जफर साहब को क्यों इजाजत मिल गई, वो क्यों चले गए अगर इमरान खान साहब ने ना बुलाया था? वहाँ पे उधर बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत से लॉयर। अब वो एक खातून वहाँ चली गई जिनका कोई नाम नहीं था, जिनसे खान को कोई काम नहीं था, तो पीटीआई की वर्कर जरूर है, मगर वहाँ से ज्यादा अहम पोर्टफोलियो वाले खवातीन और बंदे मौजूद थे जिनको खान ने बुलाया था। अच्छा वो जेल वालों ने कहा अच्छा जी तुसी भी आ जाओ। फिर एक जूनियर लॉयर है, उनका कोई काम नहीं था, वो तुसी भी आ जाओ। सो इस तरह करके वो बंदे। तो सर फिर सलमान साहब ने मतलब कि गुस्सा सही किया, फिर सलमान साहब का गुस्सा बजाए साहब का। देखें गुस्सा, वो जो 3-4 लोग और गए थे उनकी जात की हद तक बिल्कुल जायज थी,
बिल्कुल जायज था। बाकी चेयरमैन गौर साहब का इस्तेहकाक है, उन पर तो सवाल नहीं उठता, ना उठाया जा सकता। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गुस्सा उनका बजाय, बट नॉट वेयर अली जफर साहब और गौहर साहब इज कंसर्न, या जस्ट वेयर गौहर साहब इज कंसर्न? गौर साहब की जात के हवाले से, और अली जफर भी हमारे पार्लिमानी लीडर हैं, मगर ऑब्वियसली वो कोऑर्डिनेटर भी नहीं है और उनका नाम भी नहीं था, तो गौर साहब तो चेयरमैन और कोऑर्डिनेटर दोनों हैं। पर अभी ये मैं आपको बताऊं, ये कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं है, ये एक दो दी खिंच पिच नाले मसले ठीक हो जाते होते नहीं होता, ऐसा मसला नहीं है। अच्छा सर, फिर अगर ये छोटे इश्यूज हैं तो फिर ये बता दें कि वो जो आजम स्वाति साहब की स्टेटमेंट है और वो कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू कर रहे हैं, और आज तो खैर चैनल्स पे बहुत बहुत खबरें चल गई कि इमरान खान साहब ने इजाजत दे दी है कि इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू भी कर लो, और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करो और उसको मना करो, तो ये फिर ये सब समझ लें कि ये सब भी सही है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू? नहीं, थोड़ी देर पहले क्योंकि चंद टीवी चैनल्स ने जराए से ये खबरें चलाई, मैंने कहा ना आजकल जराए हवाई होते हैं ज़्यादा, और जराए चलाने से पहले आप अगर किसी आदमी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर सहाफ़ती तकाज़े जो हैं वो ये कहते हैं कि आप उस आदमी का कम से कम मौक़िफ़ ले लें। ये जो आपने गुफ्तगू की है, ये गौहर साहब और इमरान खान साहब की मीटिंग के हवाले से जराए से चलाई जा रही है, जिसकी तरदीद थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेंट्रल मीडिया विंग कर चुका है। बैरिस्टर गौहर ने दोपहर को ही, जब दो चैनल्स ने इस किस्म की जराए से ये ज़ईफ और जो है वो खबरें चलाई, तो उसकी तरदीद हमने कर दी और उन चैनल्स ने चला भी दी। प्रॉब्लम ये है कि तरदीदा चल भी स्वाति साहब की स्टेटमेंट का क्या करें हम? उन्होंने उसके बाद एक वजाहती स्टेटमेंट भी दिया, आप वो देखें। एक दिन के बाद दूसरे दिन उन्होंने पहली वीडियो तुसी देखी, तुसी दूसरी वीडियो नहीं देखी ना? वो जी बिल्कुल देखी सर। सर वही तो बात है कि मतलब कि कंफ्यूजन इतनी आप लोग खुद ही क्रिएट करते हैं, पहले वो एक वीडियो देके फिर दूसरी वीडियो देके, तो आई एम सॉरी आई मस्ट हैव लॉस्ट ट्रैक, बिकॉज दूसरी वीडियो को मुझे नहीं पता चला था कि वो भी सामने आई। उसमें उन्होंने क्या कहा है सर, आप बता दें? उसमें उन्होंने कहा कि ये जो इम्प्रेशन लोग दे रहे हैं मेरी वीडियो से कि शायद हम कोई डील करने की कोशिश कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से खान साहब की रिहाई के हवाले से, दैट इम्प्रेशन इज रॉन्ग। ठीक है, अच्छा सर, वेरी क्विकली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मिनरल्स और माइनिंग जो एक्ट है जो केपी काबीना ने पास किया है, उस पर भी बहुत तनकीद हो रही है, और सर आज डॉन ने स्टोरी छापी है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये कानून बन के आया इस्लामाबाद से और आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और उसमें थोड़ी बहुत कोई चेंजेस वगैरह करके कैबिनेट से आपने अप्रूव कर लिया। सर मतलब कि इतने सवालात हैं इसमें, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाट अबाउट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, व्हाट अबाउट द क्रिटिसिज्म फ्रॉम विद इन द पार्टी? जी मैं आपको इस पे थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ, फिर पार्टी की पोजीशन भी आपको बता देता हूँ। देखिए, पिछले 1-1.5 साल से एक हार्मोनाइजेशन का स्टेट में जो है वो कॉन्सेप्ट उसके ऊपर काम हो रहा है। आपने देखा कि IMF ने जब वो शराइत लगाई तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़राई टैक्स लगेगा, उसके हवाले से एक लेजिस्लेशन आई जिसपे चारों सूबों ने दस्तखत किए थे। ये भी कुछ अर्सा पहले जो ज़राई टैक्स लगाया, वो ज़राई टैक्स का बिल जो है वो सारे सूबों के पास एक सा बिल गया और सब के सब सूबे उसके ऊपर सिग्नेटरी हुए और वो लॉ पास हुआ। ठीक है, आपके ज़हन में आ गया होगा। अच्छा सर, अब बिल मुख्तलिफ हैं जो पास हुए हैं? जी नहीं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के उसमें कोई खास फर्क नहीं है। अगर आप निकाल के देख लें, सिंध वालों ने इसकी मुखालफत जरूर की थी, मगर उसमें भी जो फर्क है वो भी आप निकाल के देख लें। आगे आ जाते हैं जी। अब एक टैक्स के हवाले से भी आजकल बहस चल रही है, नेशनल टैक्स उसके हवाले से कि वो भी टैक्सेस भी एक जैसे होने चाहिए। तो इस हवाले से ऑलरेडी कानून केपी में मौजूद है, 2017 में अमेंड हुआ, 2013, 2017 और अब उसमें से 6 अमेंडमेंट्स है वो प्रपोज की हुई हैं और उसके लिए बिल जो अमेंडमेंट्स हैं उस बिल में वो ले हुई, उस पर डिस्कशन हो रही है। इस दौरान लोगों ने अपनी कंसर्न्स शो की और वो कंसर्न्स में मेन इशू यही है कि खान साहब के साथ इस बिल को डिस्कस होना चाहिए और खान साहब की कंसेंट होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें पार्टी को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, खान साहब की कंसेंट होनी भी चाहिए, पार्टी की यही पोजीशन है। और वो जो है चीफ मिनिस्टर जो है उनको भी इस बात पे कोई एतराज़ कोई नहीं है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मिनरल बिल पे नहीं थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज वो जो 3 साल की इस हुकूमत की हमने बरसी के हवाले से बनाए तो उस पर उनकी 3 साल की कारकर्दगी थी। मगर जब एक सवाल आया तो सवाल के जवाब में फाइनेंस मिनिस्टर ने वाज़ेह बता दिया कि उन्होंने कहा जी कोई तहफ़्फ़ुज़ात, उन्होंने कहा तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगे।
हम आवाम के खिलाफ या केपी के इंटरेस्ट के खिलाफ एक कंकर या 1 इंच जमीन भी किसी को देने को तैयार नहीं है। द वर्ड ही यूज्ड, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ केपी, वाज ओवर आवर डेड बॉडी कि हम एक कंकर भी अपना किसी को दे दें। तो कंसर्न्स है। तो सर अलीमा खान साहिबा ने भी इस बिल के हवाले से बात की है, तो क्या वो भी कंसर्न है, समथिंग दैट यू विल टेक ऑन बोर्ड? उन्होंने वो जो एक अडयाला के बाहर जो गुफ्तगू की थी, उनका भी यही था कि खान साहब, उसका क्रक्स यही था कि खान साहब को पता होना चाहिए। तो ये तो प्रिंसिपल बात है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। और मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर भी यही समझते हैं कि ठीक है, अगर तहफ़्फ़ुज़ात है, लोग डिबेट कर रहे हैं, अभी कमेटी में भी जाना है, लॉन्ग वे टू गो, कोई जल्दी नहीं है किसी को। खान साहब के साथ मशवरे तो होना चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर साहब खुद इसके बारे में इमरान खान साहब से बात करेंगे? देखें, चीफ मिनिस्टर को ही बात करनी चाहिए। अगर किसी ने उनसे पहले जाके खान साहब को ब्रीफ करना है तो कर ले, मगर एट द एंड ऑफ द डे इट्स द चीफ मिनिस्टर। वो खान साहब के नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर है, उनकी गवर्नमेंट है यहाँ पे, तो उनका तो खान साहब से बात करना जरूरी है ना। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो हुकूमत ने पिछले दिनों में मिनरल कॉन्फ्रेंस की, और हमने देखा कि दुनिया भर से इन्वेस्टर्स भी आए। Natural resources from the rugged mountains of Balochistan to snow-covered mountains of KP. These deposits value trillions of dollars. If we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मुल्की मईशत का, और उस हवाले से जो हुकूमत का हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ इक़दाम वो कर रहे हैं। एक तरफ तो ऑब्वियसली हम गुफ्तगू करते रहते हैं कि IMF के साथ क्या मुज़ाकरात हुए, नहीं हुए, कौन सी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होनी है, कौन सी नहीं, मगर मईशत को बेहतर करने के हवाले से पिछले दिनों ही इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के नाम से कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। हमें बताया जो सरकारी खबर रसा इदारा है उसके मुताबिक जो तकरीबन 2000 जो थे अफराद ने शिरकत की इस कॉन्फ्रेंस में, और 300 इसमें गैर मुल्की नुमाइंदे शामिल थे। मुख्तलिफ ममालिक जो हैं जैसे UK, अमरीका, केन्या, फिनलैंड, इन सब से इन्वेस्टर्स या इंटरेस्टेड पार्टीज़ जो थी वो मौजूद थी। बहुत तकरीरें भी हुई अहम लोगों की तरफ से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी मंगल को तकरीर की इस हवाले से, और दावत दी इन सबको कि वो पाकिस्तान में मादनियात में सरमायाकारी करें। उन्होंने यहाँ तक कहा कि रेकॉर्ड एक मंसूबे पर पेशरफ्त जो है वो हौसला अफजा है। अगर हम इन अजीम असासों से मुस्तफ़ीद हों तो मैं बिला खौफ व तरदीद ये बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तान IMF को खुदा हाफिज बोल सकता है और अपने जो कर्ज़ों के पहाड़ हैं उनसे छुटकारा हासिल कर सकता है। ये इशू है, और इसको डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबनर सिंध, साबिक वफाकी वज़ीर। हम चाहते थे नाजरीन कि हुकूमत की भी नुमाइंदगी हो। वी कुडंट गेट अ गेस्ट टुडे, बट होपफुली इन द कमिंग वीक और वट एवर, जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हमें रिप्रेजेंटेटिव मिले और इस पर बात करना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। वेलकम टू द शो ज़ुबैर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सर, मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई, ट्रिलियंस बिलियंस, आई मीन मेरे जैसे एक आम सहाफ़ी के लिए तो द नंबर्स आर सो बिग कि मुझे तो मालूम ही नहीं है। मैं अगर गलत कह रही हूँ तो मुझे आप प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। PDM की हुकूमत भी जिन दिनों में ख़त्म हो रही थी तब भी हमने इन मिनरल्स के बारे में सुना, इस वक्त कानून साजी भी की जा रही है। सर, हाउ बिग आर डिपॉजिट्स? जितनी आज हमने गुफ्तगू सुनी, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम तो वी कैन से गुड बाय टू द IMF। एक तो आपने जो कहा ना ट्रिलियंस और बिलियंस का फ़र्क, वो आप सहाफ़ी हैं और आपने मासूमियत से कहा कि शायद आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि टॉप जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी अंदाज़ा नहीं है द डिफरेंस बिटवीन ट्रिलियन एंड बिलियन एंड द डिफरेंस बिटवीन डॉलर एंड रुपी। मतलब इन अ सेंस कि जब आप एक चीज़ कहते हैं, सो हम हर चीज़ को प्रोपेगेट करने वैसे मैं इतना आपको कह दूं कि मुझे डॉलर और रुपी में बड़ा फर्क पता है, मान से पता चल जाता है जब भी मार्केट जाए ना। जब कोई हमें बता रहा होता है कि इतनी सरमायाकारी आ रही है, तो हाँ एक साहब ने बताया मुझे कि जी पता नहीं $500 बिलियन
तो मैंने कहा नहीं $500 बिलियन नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा नहीं $500 बिलियन है। मैंने कहा रुपीस होंगे, अगर वो भी बहुत बड़ी बात है। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो आपने कहा कि हमारे पास क्या इतने ज़खायर हैं, नो वन नोज अबाउट इट, कि उसकी क्वांटिटी और उसको आप क्वांटिफाई करने की अगर कोशिश करें। लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत ऐसे एरिया, रिको डिक तो खैर नॉन चीज़ है कि वहाँ बहुत ज़्यादा कॉपर और गोल्ड के ज़खायर हैं एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ज़खायर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो 30 साल पहले भी हमें ये पता चल चुका था। इसी तरह से बलूचिस्तान के बहुत से एरियाज़ हैं, केपी के एरियाज़ हैं जहाँ गैस के ज़खायर हैं, ऑयल के ज़खायर हैं, और भी हमारे पास मिनरल्स के ज़खायर हैं। लेकिन ये आज की कहानी नहीं है आरिफा, यही तो अफसोस की बात है। हमें वो जो कन्वर्ट नहीं करना आता ना फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू गेटिंग द रियल बेनिफिट, जिसके बाद आप IMF को गुड बाय कह सकें, वो वाला हमें नहीं आता। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। 2022 सर अगर आप ये थोड़ा सा माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट जरा ये समझाइएगा सर कि ये क्या प्रोसेस है कि जहां हमारे पास कोई मिनरल है एंड एज यू सेड कि उसकी एक्विजिशन तक पहुंचने का ये क्या प्रोसेस है। जैसे आपने कहा कि 30 साल से हमें रेकोडिक का पता है, उसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आया, बट और भी तो मराहिल रहे हैं। व्हाट इज दिस प्रोसेस सर? एक तो देखे ना, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वाई वी कैन नॉट गेट द फाइनल प्रोडक्ट। एक तो उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बहुत बड़ी रीज़न है कि एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत आती है तो सारा कुछ प्रोसेस को चेंज कर देती है। दूसरा, हमारा जुडिशल निज़ाम जो है उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी ख़राब है कि बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ज़खायर के लिए आएंगे, वो उनको क्रेडिबिलिटी, और रिकोडिक इज़ अ ग्रेट एग्जांपल कि आपको पता है कि उसमें किस तरह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हमने लूज़ किया। स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन इज़ अनदर एग्जांपल जिसमें फॉरेन बायर्स थे और उसमें हमने किस तरह से किया। बहुत से दूसरे केसेस हैं जिसमें टर्किश और दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें एक हुकूमत के बाद दूसरी हुकूमत आई तो उनको लाल झंडी दिखा के भेज दिया गया एंड देयर वाज नो वन टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट और इवन द कैपिटल दैट दे हैड इन्वेस्टेड। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जो पाकिस्तान की कोई, और ख़ास तौर पर जहाँ ज़्यादा आपके पास कह सकते हैं मिनरल्स हैं, बलूचिस्तान है। अभी इस वक्त बलूचिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तानी खुद जाने के लिए बलूचिस्तान तैयार नहीं है, तो बाहर से आके कैसे वो जाएगा? आपको जितनी मर्जी अश्योरेंसेस दिलवा दें। चाइना इज़ अ ग्रेट एग्जांपल कि चाइनीज़ कितने यहाँ मारे गए हैं पाकिस्तान में, इवन इन अ सिटी लाइक कराची। अभी रिसेंट 6 महीने पहले उनको अटैक किया गया था और उसमें भी चाइनीज़ की जानें ज़ाया हुई थी। सो ये सारे जो मिलके, और सबसे बड़ी बात एंड आई डोंट नो हाउ पाकिस्तानीज़ आर गोइंग टू रिएक्ट टू दिस इनकॉम्पिटेंस। इतनी ज़्यादा आपके पॉलिटिकल क्लास और आपकी ब्यूरोक्रेसी जो हैंडल करते हैं। देखिए SIFC किस लिए बनाया गया था? बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बाकी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन है, सब कुछ है। लेकिन आप वो सारे जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो मौजूद हैं जो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए मौजूद हैं। लेकिन SIFC ने इसलिए बनाया कि रेड टेपिज्म इतनी ज़्यादा है, बजाय कि उसको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन को फिक्स करेंगे, भाई आप क्यों नहीं जब इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं रेड टेपिज्म का उसको कन्फ्रंट करना पड़ता है। सो इनकॉम्पिटेंस इतनी ज़्यादा है आरिफा, एंड व्हेन आई कंपेयर इट विद कंट्रीज लाइक कतर फॉर एग्जांपल, कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया जो हम कंपेयर कर सकते हैं, और अरब कंट्रीज। देखें कतर में गैस के ज़खायर थे वो निकल आए ना, दे हैव बिकम अ वेरी वेरी रिच कंट्री। ऑयल कब ज़खायर महसूस किए गए थे सऊदी अरेबिया में? माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट जुबैर साहब मतलब कि पाकिस्तान में क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास उस किस्म के ज़खायर हैं कि हम गल्फ ममालिक के साथ अपने आप को कंपेयर करें या मुवाजना करें? नहीं, ज़खायर तो देखें ना, $100 के भी उसके ज़खायर को निकालना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कंपेयर करूँ कतर के गैस के ज़खायर के बराबर, बट पहले वो एक सीरियस तरीके से एफर्ट होते हुए तो देखना चाहिए। जब CPEC बना था 2013 में और मैं उसकी मिनिस्ट्रियल कमेटी का हिस्सा था, तो वो जब उनका फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कमेटी आई थी अगस्त या सितंबर 2013 में, तो हमने सुबह से शाम तक बिल्कुल ऐसे ज़खायर ही का जिक्र किया था। और चाइनीज़ डेलीगेशन के हेड हमें बाद में शाम को कह रहे थे कि ये आप इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? सो ये तो हम कोई पहली दफ़ा तो नहीं महसूस हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ सर जो 2013 में आपने उनको बताया? तो
जी, हमने बड़ा जाहिर सी बात है, हम चाहते थे कि उनको अट्रैक्ट करें, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट यहाँ लेके आए, नॉट जस्ट अबाउट द रोड नेटवर्क जो वो तैयार थे, बट उसके अलावा कि जी हम चाहते थे कि वो रीलोकेट करें, उनके बिजनेसमैन यहाँ अपनी इंडस्ट्री, जैसे वियतनाम ने किया था, तो हम वो चाहते थे। लेकिन उसके लिए देखें, मैं आपको एक और बड़ी क्लियर एग्जांपल दे दूं। 2022 में सैलाब आया था, आपको याद होगा, इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस की थी पाकिस्तान ने होस्ट, यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ मिलके, उसमें $10 बिलियन की कमिटमेंट्स हुई थी। नॉट अ पेनी केम। व्हाट, व्हाई? बिकॉज आप उनको वो जो कॉम्पिटेंस यहाँ से रिक्वायर होती है कि आपने वहां जाके ये बताना था कि ये प्रोजेक्ट हमने रिहेबिलिटेशन करनी है, फॉर एग्जाम्पल घर बनाने सिंध में, या हमने रोड नेटवर्क जो तबाह हो गया वो बनानी है, उसके लिए फिजिबिलिटी बनानी है, उसके लिए कॉम्पिटेंस चाहिए, उसके लिए प्रोफेशनलिज्म चाहिए। अगर आप 2 नंबर लोगों को रखेंगे और उनसे काम करवाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एंड आई एम सॉरी टू से कि आज भी सिर्फ ये तकरीर करना और ये कहना कि रेड कारपेट बिछा देंगे, इंटरनेशनल ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर सिक ऑफ दैट। दे वांट टू सी द ट्रू मीनिंग ऑफ दैट, एंड वो डेमोन्स्ट्रेट जब पाकिस्तान कर सकेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो, कि जुडिशल निज़ाम की क्रेडिबिलिटी हो, कि हुकूमत वक्त की क्रेडिबिलिटी हो, कि तो फिर जाके ये सारी इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज है, अदरवाइज नहीं आएगा। व्हाई वी हैव फेल्ड टू डू प्राइवेटाइजेशन, आप खुद बताएं ना। अब प्राइवेटाइजेशन तो मिनरल से अलग चीज है ना। नहीं, मैं तो वो कह रही हूँ सर कि मिनरल्स जो हैं वो तो मुख्तलिफ इशू नहीं है फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन। आप बेसिकली कह रहे हैं कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी और मुल्क का निज़ाम सही नहीं होगा, हम अपनी मादनियात जितनी भी हैं, चाहे वो ट्रिलियन में है या बिलियन में है, उनका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो सर वो जो अभी जस्ट अ काउंटर क्वेश्चन कि बैरिक आया है ना सर, रेकोडिक में वो कर रहे हैं इन्वेस्ट, बावजूद इसके कि हमने इतना वक्त ज़ाया किया, डील कैंसिल हुई, दोबारा रीनेगोशिएट हुई, दे आर स्टिल इंटरेस्टेड and they are working on it because there is so much for them. Why would they not be interested? But उसके लिए एंड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि वो ज़खायर निकालें, गोल्ड और कॉपर के निकलें, वहाँ सही हमें पता चले कि कितने के ज़खायर हैं। और वो भी आरिफा देखें, उसमें भी एक जो कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूँ कि रिक्रूटिक के भी जो ज़खायर हैं वो कोई एक वक्त में कोई $100 बिलियन नहीं आपको मिल जाएंगे। That will come over a period of time। जिस तरह एक कोयला के ज़खायर होते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता, थर कोल है, आप आहिस्ता आहिस्ता करके निकालते हैं ना। आप ये थोड़ा ना कि $500 बिलियन के ज़खायर हैं तो आपको एक दिन में 500 बिलियन हो जाएगा और आप IMF को, खैर बात मेरे ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को नंबर्स में थोड़ा सा कमज़ोरी है टू अंडरस्टैंड कि IMF को खैर बात कहने के लिए सिर्फ ज़खायर नहीं, आपको अपनी इकोनॉमी के जो बेसिक स्ट्रक्चर सेगमेंट्स हैं उसको ठीक करना है। आपने अपने टैक्स के निज़ाम को, आपने अपनी एनर्जी सेक्टर को, आपने अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, ये सारी चीज़ों को आपने ठीक करना है, एजुकेशन सिस्टम को, हेल्थ केयर सिस्टम को, फिर जाके कंट्री की इकोनॉमी सस्टेनेबल होती है। ये इस तरह से कि वहाँ से पैसा आ जाएगा, दोस्त ममालिक से आ जाएगा, इतने ज़खायर से इतना पैसा आ जाएगा, क्या मुल्क को बाकी काम नहीं करना? टैक्स सिस्टम नहीं ठीक करना, एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं ठीक करना, क्रेडिट सिस्टम नहीं ठीक करना? सर वो तो वैसे ही ठीक हो रहा है ना, आप जाती कर रहे हैं सर, आप जाती कर रहे हैं, वो सब तो वैसे ही ठीक हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस हुकूमत के बहुत सारे काबीना के मेंबर्स कह चुके हैं दैट दिस इज द लास्ट IMF पैप। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ ने भी कहा कि हमने 2016 में खैर बात कह दिया था IMF को, आपने सुना था ना, और IMF का प्रोग्राम के सक्सेसफुली कंक्लूड हो गया है, 2013 से 2016 में कंक्लूड हो गया था, और हम कह के चले गए थे, लेकिन नहीं, वो गलत कह रहे थे। 2018 में जो भी हुकूमत आनी थी, PTI की हुकूमत आई थी, 18-19 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, वो कहाँ से पूरा होता? जाहिर है आपको IMF के पास, IMF इज अ सेपरेट स्ट्रक्चर। ये मैं आपको समझा दूं, IMF आप इसलिए जाते हैं कि आपके पास डॉलर्स की कमी होती है, दोस्त ममालिक आप इसलिए जाते हैं कि आपके पास डॉलर्स की कमी होती है, और अगर आपके पास वो डॉलर्स उतने ना हो बेसिक मिनिमम तो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, इसलिए आप IMF के पास जाते हैं। अभी एज ऑफ टुडे एज वी टॉक अबाउट इट, आपके जितने भी स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं, दे आर एंटायरली बिलोंगिंग टू द दोस्त ममालिक, फ्रेंडली कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना। अगर वो आज वापस ले लें तो कल आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। ये है आपकी सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। आज कोई इकोनॉमिस्ट इससे डिसएग्री करे कि जी आज अगर वो सारे दोस्त ममालिक का पैसा वापस हो जाए तो क्या पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है? 1 महीना नहीं कर सकता, बिकॉज पाकिस्तान के पास फिर $0 होंगे इन रिजर्व्स।
सो वो आपने बिल्टअप अपनी इकोनॉमी को ठीक करके किया है, अपने खुद इन्हिसारी के बेसिस पर करना है। वो इस बेसिस पर नहीं करना कि वहां से इतने ज़खायर निकल आएंगे, वहां से उतने ज़खायर। कोई कहता है कि जी वहाँ गैस इतनी ज़्यादा है कि वहाँ अनलिमिटेड गैस सप्लाई है। भाई वो निकालेंगे, कॉम्पिटेंस होगी, प्रोफेशनलिज्म होगी, फिर जाके ये सारा कुछ होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, लॉ एंड ऑर्डर होगा। इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में तो मेरा नहीं ख्याल है कि ज़्यादा कंपनीज इंटरेस्टेड होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ना पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जो ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे टैरिफ्स, प्रेसिडेंट ट्रंप और जो उनकी ताज़ा तरीन यू टर्न जिसको कहा जा रहा है। They will be fair deals for everybody. China is by far the biggest abuser in history. They're proud people. President Xi's a proud man. I know him very well, and they don't know quite how to go about it, but they'll figure it out. अमरीकी इंतजामिया है, उससे राब्ते में है और हमें उम्मीद है कि गुफ्तो शनीद के जरिए, सिफारतकारी के जरिए इन मामलात के ऊपर हम किसी अच्छे नतीजे पे पहुँचेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे एक बहुत अहम इशू पर, और वो है आलमी मईशत। पाकिस्तान की मईशत पे तो हम जिक्र करते ही रहते हैं, बात होती ही रहती है, मगर जब से नए सदर आए हैं अमेरिका में, वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप, तो जो दुनिया की मईशत है उस पर भी बहुत ज़्यादा लोगों की तवज्जो है। और ख़ास तौर पे पिछले दिनों में जब सदर ट्रंप ने जो एडिशनल टैक्सेस थे या टैरिफ्स थे वो उनका ऐलान किया था, उन्होंने ये ऐलान किया था कि दुनिया के जितने मुख्तलिफ ममालिक हैं जो अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं, अमेरिका को बेचते हैं सामान, उन सब के ऊपर उन्होंने इजाफी टैरिफ्स लगाए थे। सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स जो बोझ पड़ा था वो हम कह सकते हैं चीन पर पड़ा था। सब ममालिक ने उसके बाद जो रद्द अमल आया वो यही था कि वो अमेरिका से बातचीत करने को तैयार हैं ताकि ये मसला जो है हल किया जाए, मगर चीन का रद्द अमल फ़र्क था। और उसी के बाद जो दूसरा रिएक्शन आया डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से वो ये था कि उन्होंने ये जो इजाफी टैरिफ्स हैं ये 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिए हैं, सिवाय चीन पर उन्होंने बल्कि टैरिफ्स जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, 125 कर दिए हैं, जबकि चीन ने भी यही फैसला किया है कि अमेरिका की तरफ से जो गुड्स हैं वो जो अब आएंगी वो उनके ऊपर 80 से ज़्यादा जो है वो टैरिफ लगेगा। अब क्या जो एक वक्त में हम लोग कह रहे थे कि सारी दुनिया की जो मईशत है वो तब्दील होने लगी है, बहुत एक इंटरनेशनल लेवल की ट्रेड वॉर हो रही है, अब कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ट्रेड वॉर अब सिर्फ चीन और अमेरिका के दरमियान होगी। अब क्या यही है या इसका अभी भी असर जो है वो सारी दुनिया पर पड़ेगा? इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आबिद सुदैरी साहब, माहिर मईशत हैं, सरबराह है STPI, और हमें ज्वाइन किया अली हसनैन साहब ने, असिस्टेंट प्रोफेसर है लम्स में पढ़ाते हैं, and obviously his specialty is also economics. Welcome to the show, gentlemen. जी अली हसनैन साहब, सर आप से गुफ्तगू का आगाज़ करते सर आप किस तरह देख रहे हैं जो ये यू टर्न जिसको कहा जा रहा है जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है? कुछ लोगों के ख्याल में शायद ये उनका पहले दिन से यही प्लान था दैट ही विल फोर्स द कंट्रीज टू नेगोशिएट विद अमेरिका। वो चाहते थे कि मुज़ाकरात हों, ये टैरिफ्स की अनाउंसमेंट करके उन्होंने मुज़ाकरात के लिए सबको मजबूर कर दिया है। मगर दूसरा जो व्यू है वो ये है कि इतना शायद प्रेशर उनको अमेरिका में से ही आया, चाहे वो उनके अपनी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं या बिजनेस इंडस्ट्री है, कि उनको ये फैसला करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरे ख्याल में इसमें 2-3 इश्यूज हैं जिसको आपने देखना है। पहला तो ये है कि ट्रंप की हिस्टोरिकली नेगोशिएशन का तरीका और उनका गवर्नेंस का तरीका बहुत एडहॉक है। वो बहुत ये यू टर्न वगैरह इन्होंने पहली दफ़ा नहीं किया, और जिस तरह के लोग आजकल कह रहे हैं कि इनकी एक हिस्ट्री भी नेगोशिएशन की है कि बहुत मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेकर लोगों से कंसेशन लेकर उसके बाद वापस आते हैं, उसकी ये कोशिश लगता है फिर कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत एक हाई स्टेक्स मसला है, और इसके अंदर 2 और चीज़ें हैं जो कि बैकग्राउंड में चल रही हैं। एक ये कि पिछले कोई 3-4 सालों से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि चाइना के साथ अपने ट्रेड को डीलिंक करे, और चाइनीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ जो बहुत तेज़ी से हो रही है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करे। इस वक्त दोनों मुल्क जो हैं
वो एक बहुत ज़्यादा इंटरमेश्ड, ये बहुत करीबी उनके ताल्लुकात हैं ट्रेड के। चाइना का बहुत बड़ा जो ट्रेड का सरप्लस है वो अमेरिका जाता है, और अमेरिका की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इंपोर्ट करता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना से आता है। दोनों मुल्क एक दूसरे की मजबूरी बने हुए हैं, तो उसको अमेरिका की कोशिश है कि उसको डीलिंग करें, क्योंकि उसको नज़र आ रहा है कि चाइना की ग्रोथ उससे ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, और अमेरिका को अपनी स्ट्रेटेजिक के लिए पोजीशन के ऊपर एक फिक्र है। दूसरा पहलू ये है कि जो ग्लोबल ट्रेड है उससे अमेरिका में जो जिसको ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं, जो फैक्ट्रियों में मजदूर होते हैं या जो लो स्किल जॉब्स में हैं, उनको पिछले कोई 20-30 सालों से उनके आउटकम्स जो हैं, उनकी जो इनकम लेवल्स हैं, वो प्रेशर में आई हैं। क्योंकि अगर चाइना में एक वर्कर कम पैसों के ऊपर वो काम करके दे रहा है, तो जो ग्राहक है वो अमेरिकन वर्कर से नहीं मशीन बनवाएगा या पार्ट बनवाएगा या काम करवाएगा। और ट्रम्प की पॉलिटिकल अपील जो है उसका एक ताल्लुक उस ब्लू क्लास वर्कर से है। तो ये थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड। ठीक, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपने अली हसनैन साहब की बात सुनी, ही फोकस्ड ऑन द बैकग्राउंड के सदर ट्रंप ने ये फैसले क्यों किए। सर, आप किस तरह देख रहे हैं जो ये रिवर्सल हुआ है, वही वाली बात कि डीलिंक करना चाह रहे हैं चीन और अमेरिका के ट्रेड को, या कोई और वजह कि बाकी ममालिक ने तो बात कर ली? ये डीलिंक या ये जो यू टर्न है, डैमेज जो है वो ऑलरेडी ग्लोबल इकॉनमी को हो चुका है, और ये एक लास्टिंग डैमेज जो है वो रहेगा। आपने देखा कि चूँकि कल तक की जो अनाउंसमेंट थी उसमें था कि रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा बाकी सब कम होंगे। ईयू जो था, ईयू ने अपने टैरिफ लगाए हुए थे। आज ईयू ने भी अपने कोई $25 बिलियन के जो उन्होंने टैरिफ यूएस प्रोडक्ट पे लगाए थे, गो के उन्होंने वापस 90 डेज़ के लिए सस्पेंड कर दिए, ताकि देख सकें कि ये अमेरिकन जो सस्पेंशन है अगले 90 दिन में क्या होने क्या जा रहा है। अब ये 3 महीने में ट्रंप क्या हासिल करना चाह रहे हैं? क्या वो कंसेशंस लेना चाह रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, या वो एक तरफ दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो डी इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ पे अमेरिका में आके अपनी प्रोडक्शन शुरू करें? ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कंट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे से, क्योंकि अगर मैं अपने मुल्क में अमेरिकन इंपोर्ट जो है उसको मैं बिल्कुल खोल देता हूँ, तो फिर मुझसे ये तवक्को क्यों की जाए कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी जाके अमेरिका में कर रहा हूँगा। ट्रेड हो या इकॉनमी हो, आपके शोज़ पे बारहा बात हो चुकी है कि इकॉनमी के लिए जो सबसे ज़्यादा एक किलिंग फैक्टर होता है वो अनसर्टेनिटी होती है, और ये अनसर्टेनिटी एक दफ़ा ट्रंप ने इंट्रोड्यूस करवा दी है। उन्होंने अपनी पहली ट्रंप में किए गए जो पहली मुद्दत में किए गए मुख्तलिफ जो मुआहदात थे उनसे भी बैक ट्रैक किया। उन्होंने अपने दोस्तों और दुश्मनों को एक तरह से वार किया। अगर चाइना के एडिशनल टैरिफ से पहले देखा जाए तो 35% एडिशनल टैरिफ जो था वो चाइना पे अगर लग रहा था, तो 32% जो था वो ताइवान पे भी लगा दिया गया था, जिसकी का सिक्योरिटी और एग्जिस्टेंस का सारा दारोमदार है ही अमेरिका पे। इसी तरह से अगर हम नाफ्टा की बात करते हैं, जो कि अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, तो उन पे अभी तक ऑटोमोबाइल पे टैरिफ जो हैं वो मौजूद हैं, और ट्रंप ने अभी फार्मास्यूटिकल पे टैरिफ लगाने का जो है ऐलान भी कर रखा है। तो अगर मैं मुख्तसर समअप करूं तो उनके दोस्तों या उनके अमेरिका के जो एडवर्सरीज हैं, अब किसी को भी अमेरिकन पॉलिसीज़ पे एतबार नहीं रहा। दूसरी तरफ जो WTO है, जो कि एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म था, जो कि पूरी दुनिया को एक रूल बेस्ड ट्रेड पे चला रहा था, अपनी पहली मुद्दत सदारत में ट्रंप ने उसके डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्रिब्यूनल को डिसफंक्शनल कर दिया जब उन्होंने वीटो किया था उसमें मेंबर्स की तैनाती का, और आज तक वहाँ पे मेंबर पॉइंट नहीं हो सका, जिसका मतलब यह है कि कोई भी मुल्क इसीलिए वो इसको चैलेंज नहीं कर पा रहा है WTO में, या उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा कि वहाँ पे जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो पहले दौर सदारत में ट्रंप ने उसको डिसफंक्शनल कर रखा है, तो उसको डिसफंक्शनल कर दिया है। जी नाजरीन, डॉक्टर मुझे यहाँ ब्रेक लेना है, अगर आप इजाजत दें। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक, और हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब से और अली हसनैन साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं टैरिफ्स के इशू पे। अली हसनैन साहब, सर ऑब्वियसली ये तो अब 90 दिन के लिए मुअत्तल हो गया है, पर क्या जो पाकिस्तान का एक रद्द अमल, लाहे अमल हमारे सामने आया था कि वो भेज रहे हैं
उन्होंने एक कमेटी बना दिया, एक डेलीगेशन जाएगा अमेरिका से बात करने। आपके ख्याल में पाकिस्तान को अभी भी इसी स्ट्रैटेजी पर काम करना चाहिए और 90 दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल, अगर पाकिस्तान जितना ज़्यादा इस मसले के साथ इंगेज करेगा, अपना होमवर्क करके जाएगा, उतना चांसेस हैं कि हम इस मसले में एक बेहतर हल निकालेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत अहम ये भी है कि हम एक जो ग्लोबल सिनेरियो है इससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। जिस दिन ट्रंप ने ये अनाउंस किए हैं टैरिफ्स, उससे पिछले दिन भी पाकिस्तान का ट्रेड सिनेरियो के अंदर बहुत मसाइल थे, और मेरे नज़दीक वो बैक टू बेसिक्स जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान की चाहे वो करेंसी पॉलिसी हो, चाहे वो हमने जो रिजर्व्स जितने रखे हुए हैं वो मसला हो, फिस्कल और ट्रेड डेफिसिट्स जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और जो फिस्कल डेफिसिट की वजह से जो ट्रेड डेफिसिट का इम्पैक्ट आता है, और हमारी क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी, ट्रेड डिप्लोमेसी, ये सब चीज़ें जो हैं इनमें बहुत बिगाड़ था टैरिफ्स की, इन नए टैरिफ्स से पहले भी, और उनका इम्पैक्ट मुस्तकबिल में पाकिस्तान के ट्रेड पे कहीं ज़्यादा होगा इस मुकाबिल जो भी हम टैरिफ्स पे रिएक्ट करेंगे। एक जो चीज़ है, मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा, ये जो चाइना से डीलिंकिंग की कोशिश है उसके अंदर पाकिस्तान अगर सीपेक को थोड़ा सा री इन्वेंट करे, हमने बहुत ज़्यादा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जी माफ़ करिएगा सर, ज़रा वक्त कम है। जी डॉक्टर साहब, आपने सुनी अली साहब की बात। सर, हुकूमत व्हाट शुड द गवर्नमेंट बी फोकसिंग ऑन, टैरिफ्स या बाकी जो सारे इश्यूज हैं, और क्या सोच रही है हुकूमत? स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट जारी की है तमाम मुल्कों के बारे में कि उनको क्यों रेसिप्रोकल टैरिफ्स का और बाकी चीज़ों को निशाना बनाया गया, और उसमें अगर आप पाकिस्तान का चैप्टर उसमें देखें तो उसमें टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर के अलावा जो चंद चीज़ें हैं उसमें इस चीज़ का भी शिकवा किया गया कि सोयाबीन की जो उनकी थी शिप वो समुद्र में खड़े किए रखे। उन्होंने प्रोक्योरमेंट के बारे में भी कहा है कि सारी प्रोक्योरमेंट पेपरा के ज़रिए होती है। उन्होंने इंश्योरेंस पे भी शिकवा किया है कि नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ज़रिए इंश्योरेंस होती है। उन्होंने इस चीज़ पे भी कहा कि एलसीज पे पाबंदी लगा दी गई, इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई रखी। उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटरनेट की बंदिश और इस तरह की बेहद बेशुमार चीज़ें हैं। तो अगर किसी ने ये देखना हो कि ये जो अभी नेगोशिएशन हम करने जा रहे होंगे अमेरिका से, तो हमारे सामने वो ये चैप्टर रख देंगे, 4 पेजेस है, और उसमें से वो क्लास बाय क्लास आपके साथ हर चीज़ पे डिस्कस कर रहे होंगे। अगर पाकिस्तान उन सारी चीज़ों पे कंसेशन देने के लिए तैयार है तो पाकिस्तान को वो इसमें जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अगर नहीं तैयार होता है तो वेरी क्विकली डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि हुकूमत ने होमवर्क किया हुआ है अपना, जैसे अली साहब अभी जिक्र कर रहे थे? जाहिर है कि अगर उनको नेगोशिएशन में जाना है और फाइनेंस मिनिस्टर की साथ कमेटी जो है वो बनाई गई है ज़ेर क़यादत, तो वो ये सारी चीज़ें पढ़ के जा रहे होंगे। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त हमारी जो एक लाइफ लाइन है वो है यूरोप के साथ GSP प्लस स्टेटस, यानी अमेरिकन टैरिफ तो पूरी दुनिया के साथ चल रहे हैं, लेकिन यूरोप के साथ खुदा न खास्ता GSP प्लस स्टेटस में अगर कोई गड़बड़ हो गई तो फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए ये बहुत डिजास्टर सिचुएशन बन जाएगी। तो हमें जहन में रखना होगा कि अब जबकि GSP प्लस स्टेटस भी एक दोबारा से रीनेगोशिएट होने जा रहा है, तो हम अपने तमाम वो टेक्निकल और ट्रेड और जो सोशल बैरियर्स हैं, जो भी कन्वेंशंस हमने कर रखे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, उन पर भी अपनी तवज्जो मरकूज रखें। पाकिस्तान चाइना के साथ तो बिल्कुल हमें अपने रवाबत बढ़ाने चाहिए, बढ़ा रहे हैं, लेकिन EU और US की मार्केट खोने का पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी तरह से भी। तो यूरोप, अमेरिका के साथ साथ यूरोप पे भी इस वक्त हमें फोकस करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।